क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि जिस इंसान ने दुनिया का पहला आईक्यू टेस्ट बनाया था, वो असल में अपने ही इस आविष्कार से बहुत डरा हुआ था? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सच है। मतलब उसे खौफ था कि उसके बनाए इस टेस्ट का इस्तेमाल ना बच्चों पर बुद्धिमान या बेवकूफ़ का ठप्पा लगाने के लिए किया जाएगा। और विडंबना देखिए, दुनिया ने ठीक वैसा ही किया। हम आज तक एक नंबर के पीछे भाग रहे हैं। सही बात है। ये माने बैठे हैं कि 2 या 3 अंकों का एक स्कोर किसी की पूरी दिमागी क्षमता और उसके भविष्य को तय कर देगा। और देखा जाए तो ये मनोविज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। एक ऐसा टूल जिसे मदद करने के लिए बनाया गया था, उसे इंसानी क्षमता को सीमित करने का हथियार बना दिया गया। राइट। तो आज की इस डीप डाइव में हमारा मिशन इसी भ्रम को तोड़ना है। आज हम एल्फ्रेड बिने के पुराने नोट्स से लेकर हार्वर्ड गार्डनर के रिसर्च पेपर्स तक सब कुछ खंगालने वाले हैं। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी चर्चा है। हाँ, क्योंकि हमारा मकसद ये समझना है कि बुद्धिमत्ता या कह लें इंटेलिजेंस का असल मतलब क्या होता है। जरा सोचने वाली बात है। अगर सिर्फ आईक्यू स्कोर ही सफलता की इकलौती चाबी होता, तो स्कूल में हमेशा फर्स्ट आने वाला, वो फॉर्मूले रटने वाला हर टॉपर आज दुनिया चला रहा होता। एकदम सही कहा। लेकिन असल दुनिया में ऐसा देखने को नहीं मिलता ना। असल दुनिया बहुत जटिल है। वहां सिर्फ एक फॉर्मूला या एक थ्योरी काम नहीं आती। हाँ, और जो लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टेट एग्जाम्स, उनके लिए तो ये बहुत ही अहम टॉपिक है। हमारे स्रोतों में ना एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट दिया गया है। एक शॉर्टकट है LASP, जिसे हम लैस्प कह सकते हैं। अच्छा, लैस्प। हाँ, देखने में ये किसी एग्जाम की याद करने वाली ट्रिक जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। L का मतलब है लर्निंग, यानी नई चीजें सीखना। A से अडेप्टेशन, यानी नए माहौल में खुद को ढालना। अडेप्टेशन। और S तथा P का मतलब है सॉल्विंग प्रॉब्लम। मतलब सीधा सा है कि बुद्धिमत्ता सिर्फ रटा मारने का नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यही जो अडेप्टेशन वाला हिस्सा है ना, ये इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू है। अगर हम चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को भी देखें तो सर्वाइवल उसी का हुआ जिसने खुद को सबसे बेहतर तरीके से अडेप्ट किया। हाँ, माहौल के हिसाब से। राइट। मान लीजिए एक इंसान जो शायद गणित में कमजोर हो, लेकिन अगर उसकी नौकरी चली जाए और वो एक नई स्किल सीखकर नए शहर में जाकर खुद को ढाल ले और अपनी परेशानियां सुलझा ले, तो क्या वो बुद्धिमान नहीं है? बिल्कुल है, 100% है। तो मनोवैज्ञानिकों के सामने दशकों तक यही सबसे बड़ा सवाल रहा कि इंसानी दिमाग की इस ढलने और उलझने सुलझाने की क्षमता को आखिर मापा कैसे जाए। तो ये मापने की जो धुन थी, वो शुरू कहाँ से हुई? मतलब किसी को अचानक ये क्यों लगा कि चलो लोगों के दिमाग को इंच टेप से नापते हैं? इसके लिए ना हमें 20वीं सदी के शुरुआत के फ्रांस में चलना होगा। अच्छा, फ्रांस में। हाँ, उस समय फ्रांस सरकार ने एक नया कानून पास किया था जिसके तहत सभी बच्चों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया था। अब अचानक से क्या हुआ कि स्कूलों में बच्चों की बाढ़ आ गई, क्लासरूम खचाखच भर गए। और जाहिर है हर बच्चे का लेवल अलग रहा होगा, कोई तेज तो कोई थोड़ा कमजोर। बिल्कुल। शिक्षकों के लिए ये समझना नामुमकिन हो रहा था कि किस बच्चे को पढ़ाई समझ आ रही है और किसे एक्स्ट्रा मदद की जरूरत है। समझ गया। तब फ्रांस के शिक्षा मंत्रालय ने अल्फ्रेड बिने को एक ऐसा तरीका निकालने का काम सौंपा जिससे उन बच्चों की पहचान हो सके जिन्हें स्पेशल अटेंशन चाहिए। अरे वाह। देखिए, बिने ने ये टेस्ट जीनियस बच्चों को ढूंढने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि उन बच्चों की मदद करने के लिए बनाया था जो पीछे छूट रहे थे। ये तो बहुत ही नेक इरादा था यार। फिर इसमें ये आईक्यू का जो पूरा गणित है, वो कहाँ से आ गया? हाँ, और इन सवालों के आधार पर उन्होंने 2 बहुत ही क्रांतिकारी अवधारणाएं दी। पहली थी मेंटल एज, या जिसे हम MA कहते हैं। राइट, MA। जिसका मतलब है कि बच्चा दिमागी रूप से किस उम्र के सवाल हल कर पा रहा है। और दूसरी थी क्रोनोलॉजिकल एज, या CA, यानी बच्चे की जन्म तिथि के हिसाब से उसकी असली उम्र क्या है। चलिए इस MA और CA वाले फंडे को ना एक अलग नजरिए से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लेते हैं एक स्मार्टफोन है। हाँ। उस फोन का हार्डवेयर 5 साल पुराना है, तो वो उसकी वास्तविक उम्र यानी CA हो गई। ठीक है। लेकिन उस फोन के अंदर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, वो बिल्कुल आज के किसी लेटेस्ट फोन की तरह तेज है। वो उसकी MA यानी मेंटल एज हो गई। अब हार्डवेयर भले ही पुराना हो, लेकिन परफॉर्मेंस एकदम नए फोन जैसी है। तो इसका मतलब उसका सिस्टम कमाल का है। अरे वाह,
क्या सटीक उदाहरण दिया है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला नजरिया ही बिने के सिद्धांत का आधार था। और बाद में इसी आधार पर आईक्यू का वो मशहूर फॉर्मूला तैयार किया गया। एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से भाग देकर उसे 100 से गुणा करना। मतलब अगर एक 10 साल का बच्चा है जिसकी असली उम्र 10 साल है तो ये 10 हो गया, और वो 10 साल के बच्चों वाले सवाल ही हल कर पा रहा है तो एमए भी 10 हुआ। राइट। तो 10 को 10 से भाग दिया, बचा 1, और 100 से गुणा किया तो आईक्यू आया 100। बिल्कुल सही कैलकुलेशन। और इसीलिए ना 100 के स्कोर को एक एवरेज या औसत बुद्धिमत्ता माना जाता है। आंकड़ों के अनुसार दुनिया की ज्यादातर आबादी का आईक्यू 90 से 110 के बीच ही होता है। 90 से 110। हाँ, अगर स्कोर 110 से ऊपर है तो उसे एवरेज से ऊपर माना जाएगा और उसे हाई इंटेलिजेंस कहेंगे। और अगर 90 से नीचे है तो एवरेज से कम या लो। लेकिन एक सेकंड रखिए, यहाँ मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। क्या? अगर ये टेस्ट फ्रांस के स्कूलों की पढ़ाई और उन बेसिक सवालों पर आधारित था तो ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि कौन सा बच्चा स्कूल की किताबों में अच्छा है। आप सही दिशा में जा रहे हैं। मेरा मतलब है, अगर मैं गणित या लॉजिक में तेज हूं तो मेरा एमए ज्यादा आएगा और आईक्यू बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा गणित में फेल हो जाता है पर वो किसी मशीन का इंजन खोलकर उसे दोबारा जोड़ सकता है, बिल्कुल, या गिटार की धुन सुनकर उसे हूबहू बजा सकता है, तो बिने के टेस्ट में तो वो बच्चा बेवकूफी साबित हो जाएगा ना। और ये जो सवाल है ना, यही बिने के टेस्ट का सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट था, उसकी सबसे बड़ी कमी थी। इस आईक्यू टेस्ट ने सिर्फ एकेडमिक बुद्धिमत्ता यानी पढ़ाई लिखाई और तर्क वितर्क की क्षमता को नापा, जिसे हम किताबी ज्ञान कहते हैं। राइट, बुकिश इंटेलिजेंस। ये रचनात्मकता, कला, सामाजिक समझ या फिर शारीरिक कौशल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि दशकों तक हमने उन टैलेंटेड लोगों को मापा ही नहीं, हमने बस उन्हें औसत से कम मान लिया? दुर्भाग्य से बहुत लंबे समय तक हमारी शिक्षा व्यवस्था ने ऐसा ही किया। अगर कोई बच्चा कागज कलम वाले टेस्ट में फिट नहीं बैठता था तो उसे कमजोर मान लिया जाता था। ये तो बहुत गलत था। हाँ, और इसी सीमित दृष्टिकोण ने मनोवैज्ञानिकों के बीच एक लंबी बहस छेड़ दी। ये बहस तब जाकर एक ठोस रूप में बदली जब 1980 के दशक में हार्वर्ड गार्डनर नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने एक बहुत ही रैडिकल आइडिया सामने रखा। और यहीं से हमारी जो रिसर्च है, हमारे स्रोतों की कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। बिने के सिंगल आईक्यू के जवाब में गार्डनर ने कहा कि बुद्धिमत्ता कोई एक अकेली चीज है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत पेश किया, जो कि बहुत ही कमाल का है। गार्डनर का तर्क बहुत सीधा था। उन्होंने कहा कि इंसानी दिमाग कोई एक सिंगल कंप्यूटर प्रोसेसर नहीं है जो सिर्फ एक ही तरीके से काम करता हो। तो फिर क्या है? ये अलग अलग प्रोसेसर का एक नेटवर्क है। हर व्यक्ति दुनिया को अलग तरीके से समझता है और उससे अलग तरीके से जुड़ता है। तो हमारे स्रोतों में इन 8 प्रकार की बुद्धिमत्ताओं का जिक्र है। इसे याद रखने के लिए ना एक बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट ट्रिक भी दी गई है, जिसे हम कहते हैं LLSBIIN। बहुत अच्छी ट्रिक है एग्जाम्स के लिए। हाँ, लेकिन हम इसे किसी रट्टे वाली लिस्ट की तरह नहीं समझेंगे। चलिए इसे असल दुनिया के उदाहरणों से डिकोड करते हैं। गार्डनर के अनुसार पहली 2 बुद्धिमत्ताएं वही हैं जिन्हें बिने ने नापने की कोशिश की थी। L से लिंग्विस्टिक और अगले L से लॉजिकल मैथमेटिकल। देखिए, लिंग्विस्टिक यानी भाषा और शब्दों का जादू। एक लेखक जो अपनी कहानी से रुला दे, या एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो अपनी बातों से महफिल लूट ले, उनके दिमाग का भाषा वाला हिस्सा बहुत तेज काम करता है। बिल्कुल। और लॉजिकल मैथमेटिकल वो है जो वैज्ञानिकों में होता है। पैटर्न को समझना, डेटा को एनालाइज करना और कॉज एंड इफेक्ट को पकड़ना। यहाँ तक तो बात अच्छे से समझ आती है। लेकिन गार्डनर ने जो बाकी की बुद्धिमत्ताएं बताई वो सच में चौंकाने वाली हैं। जैसे ट्रिक के हिसाब से अगला है S से स्पेशल और B से शारीरिक गतिक, या जिसे हम बॉडीली काइनेस्थेटिक कहते हैं। स्पेशल बुद्धिमत्ता ना विजुअलाइजेशन का खेल है। जैसे इमेजिन करना। हाँ, सोचिए एक आर्किटेक्ट एक खाली मैदान को देखता है और उसके दिमाग में पूरी इमारत का 3D डिजाइन तैयार हो जाता है। या कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी मैप के किसी अनजान शहर की गलियों को याद रख लेता है। उनका दिमाग जगह और दिशाओं के डेटा को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोसेस करता है। अरे वाह! लेकिन मुझे ये जो बॉडीली काइनेस्थेटिक वाला पॉइंट है, इस पर थोड़ा डाउट है।
मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। बताइए क्या डाउट है? मतलब एक एथलीट का हवा में उछलकर कैच पकड़ना या एक डांसर का बीट पर थिरकना, क्या वो सिर्फ एक फिजिकल टैलेंट या स्किल नहीं है? उसे बुद्धिमत्ता का नाम क्यों दिया गया? बुद्धिमत्ता तो दिमाग से जुड़ी होती है ना? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है और अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन गार्डनर ने हवा में तीर नहीं चलाए थे। उन्होंने अपना ये सिद्धांत ब्रेन डैमेज या लकवाग्रस्त मरीजों की स्टडी करके बनाया था। अच्छा, ऐसा क्या मिला उन्हें स्टडी में? जब एक एथलीट हवा में छलांग लगाता है ना, तो उसके दिमाग का मोटर कॉर्टेक्स मिलीसेकंड्स में हवा की गति, अपनी मांसपेशियों के खिंचाव और गुरुत्वाकर्षण का गणित कैलकुलेट कर रहा होता है। ओहो, ये सिर्फ शरीर का काम नहीं है, ये दिमाग की एक बेहद जटिल न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसिंग है। अगर दिमाग का ये हिस्सा डैमेज हो जाए तो इंसान चलना तक भूल सकता है, भले उसका लॉजिक या भाषा का ज्ञान एकदम सही हो। वाह, ये नजरिया तो सब कुछ बदल देता है। मतलब शरीर पर ये जो गजब का नियंत्रण है, वो सिर्फ एक शौक या कला नहीं है, वो दिमाग की हार्डवेयरिंग। एक में आगे है एम से म्यूजिकल और एन से नेचुरलिस्टिक बुद्धिमत्ता। इनके बारे में क्या कहेंगे? म्यूजिकल बुद्धिमत्ता वालों का दिमाग आवाज, लय और सुरों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। गार्डनर की स्टडी में ऐसे कई मरीज थे जो स्ट्रोक की वजह से बोलना भूल गए थे, लेकिन वो पियानो बिल्कुल परफेक्ट बजा लेते थे। सीरियसली? हाँ, ये साबित करता है कि संगीत दिमाग का एक अलग और आजाद हिस्सा है। और नेचुरलिस्टिक बुद्धिमत्ता वो है जो इंसानों को प्रकृति से जोड़ती है। जैसे पेड़ पौधों की समझ? हाँ, एक किसान जो सिर्फ मिट्टी की गंध से बता दे कि बारिश कब होगी, या एक व्यक्ति जो पौधों की सैकड़ों प्रजातियों में बारीक अंतर पहचान ले। क्या बात है। अब बचते हैं आखिरी दो, आई, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इनमें ना हमेशा कंफ्यूजन होता है लोगों को। हाँ, ये नाम थोड़े एक जैसे लगते हैं। इंटरपर्सनल का मतलब है दूसरों को समझना। एक टीचर जो क्लास में घुसते ही समझ जाता है कि आज कौन सा बच्चा परेशान है, या एक सेल्समैन जो ग्राहक का मूड भांप लेता है। एकदम सही। और इंट्रापर्सनल का मतलब है खुद को गहराई से समझना। इंट्रा यानी अंदर। अपने खुद के अंदर झांकना। राइट। अपनी भावनाओं, अपने डर और अपनी ताकतों के प्रति एक गहरी जागरूकता रखना। जो लोग बहुत आत्मचिंतन करते हैं, जो ये जानते हैं कि वो किसी खास परिस्थिति में कैसा रिएक्ट करेंगे, उनमें ये बुद्धिमत्ता बहुत अधिक होती है। तो अगर हम थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को देखें तो बिने और गार्डनर के बीच की डिबेट बहुत साफ हो जाती है एग्जाम्स के लिए। बिल्कुल। बिने का सिद्धांत कहता था कि बुद्धिमत्ता सिर्फ एक चीज है, यानी वन इंटेलिजेंस, एक फिक्स्ड नंबर जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन गार्डनर ने कहा कि ये मल्टीपल है और बहुत ही फ्लेक्सिबल है। बिने का नजरिया किताबों में सिमटा था, जबकि गार्डनर का नजरिया पूरी असल जिंदगी को समेटे हुए है। गार्डनर का ये होलिस्टिक या समग्र दृष्टिकोण ये मानता है कि इंसान सिर्फ एक मशीन नहीं है जो बस फॉर्मूले हल करे। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमने ये सब थ्योरी तो समझ ली, लेकिन इसका हमारी आज की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? असर तो बहुत है। मेरा मतलब है, सिर्फ किताबों या शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ लेने से तो कुछ नहीं होगा। समाज में इसका क्या महत्व है? इसका असर बहुत गहरा है। अगर हम सोचें कि किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में एक मैनेजर अपनी पूरी टीम को सिर्फ एक ही तरीके से डील करता है, तो वो कभी एक अच्छी टीम नहीं बना पाएगा। हाँ, क्योंकि सब अलग हैं। उसे समझना होगा कि किसी एम्प्लॉय की इंटरपर्सनल स्किल अच्छी है तो उसे क्लाइंट मीटिंग्स में भेजा जाए। अगर कोई लॉजिकल थिंकिंग में तेज है तो उसे डेटा एनालिसिस का काम दिया जाए। वन साइज फिट्स ऑल यानी एक ही तरीका सब पर लागू करने वाली सोच अब काम नहीं करती। और यही बात पेरेंटिंग और हमारे स्कूलों पर भी तो लागू होती है ना? बिल्कुल लागू होती है। अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो उसे ये समझना होगा। मान लीजिए एक बच्चा स्पेशियल और विजुअल तरीके से चीजें जल्दी सीखता है, लेकिन टीचर उसे सिर्फ ब्लैक बोर्ड से नोट्स कॉपी करने को कहे तो वो बच्चा तो खुद को फेलियर ही समझेगा। और यही हमें बदलना है। जब हम गार्डनर के नजरिए को अपनाते हैं तो समाज में सफलता और विफलता की परिभाषा ही पलट जाती है। फिर हम लोगों को इस बात पर जज नहीं करते कि वो क्या नहीं कर सकते, बल्कि हम उनकी खूबियां देखते हैं। राइट। इसके बजाय हम ये खोजना शुरू करते हैं कि उनकी असली ताकत क्या है। हर इंसान यूनिक है, अद्वितीय है। तो इस पूरी गहरी चर्चा का सार यही निकलता है कि बुद्धिमत्ता कोई ऐसा बॉक्स नहीं है
जिसमें इंसान को बंद किया जा सके। बिल्कुल नहीं। कोई लॉजिक में जीनियस है तो कोई रिश्तों के ताने बाने को सुलझाने में मास्टर है, कोई अपने शरीर के हर मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है, तो कोई प्रकृति की खामोशी को पढ़ सकता है। और जब हम इस बात को गहराई से स्वीकार कर लेते हैं ना, तो हमारे आसपास के लोगों को देखने का हमारा नजरिया बहुत ही सकारात्मक और सम्मानजनक हो जाता है। बहुत खूब। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। अगर हम कल्पना करें, हमने देखा कि कैसे आईक्यू टेस्ट ने हमारे स्कूलों और पूरी शिक्षा व्यवस्था को सिर्फ गणित और भाषा के इर्द गिर्द खड़ा कर दिया। लेकिन क्या होता अगर दुनिया के सारे स्कूल गार्डनर की इन 8 बुद्धिमत्ताओं के आधार पर बनाए गए होते? बहुत ही दिलचस्प विचार है ये। अगर किसी स्कूल का रिपोर्ट कार्ड सिर्फ इस आधार पर नहीं बनता कि कोई साइंस में कैसा है, बल्कि इस आधार पर भी बनता कि वो दूसरों की भावनाओं को कितनी अच्छी तरह समझता है या प्रकृति के साथ उसका कैसा जुड़ाव है, तो क्या हमारी डिक्शनरी से फेल होने वाले छात्र का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाता? शायद बिल्कुल खत्म हो जाता। अगर आज हम अपने आसपास देखें, अपने करीबियों को देखें, तो समझ आएगा कि उनके भीतर वो कौन सी गजब की बुद्धिमत्ता है जिसे आज तक दुनिया के किसी आईक्यू टेस्ट ने नहीं नापा। और यही इस पूरी थ्योरी की असली खूबसूरती है।